Namaskar, good morning, and welcome to everyone. Uh, wish you all good day, good week, good month, and great year ahead. Thank you everyone for joining this morning this webinar. और आज हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर न्यू ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। यानी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमें क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन रिलेटेड मेनली हमारा फोकस होगा और इसमें इंट्राडे में किस तरीके से हम ट्रेडिंग को प्लान आउट कर सकते हैं और प्रोटेक्शन के ख्याल से या कैपिटल सेफ्टी के ख्याल से क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें करनी चाहिए। और ख़ास तौर से फोकस ये होगा कि वैसे ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या ऑप्शन मार्केट में नए हैं उनके लिए क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे एकदम नए ट्रेडर हैं तो उनको वीकली ऑप्शंस करना चाहिए या स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। इसके बारे में हम समझेंगे और मेनली फोकस ये रहेगा कि हम अपने कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम वैल्यू है, एक्सपेंसिव ऑप्शंस है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि जो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें एट द मनी की कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो करीब अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास की एट द मनी की कॉल की वैल्यू है। अगर आप एक्सपायरी, जैसे फ्राइडे को एक्सपायरी स्टार्ट होती है, 4-5 दिन एक्सपायरी को होते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन, तो एक वीक का प्रीमियम एट द मनी का स्ट्रैडल जो करीब करीब आप देखेंगे तो 1% से 1.25% के बीच में है। तो अगर आप पूरे मंथ का कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम लेते हैं तो ये करीब 4% का प्रीमियम आ रहा है। 4% का प्रीमियम का मतलब हो गया एक साल का 48% का ऑप्शन प्रीमियम्स है जो टाइम वैल्यू डिके करती है। तो क्या 48% के प्रीमियम में एज अ ऑप्शन बायर प्रॉफिट बनाना बाय करके प्लेन वेनिला ऑप्शंस, ये एक वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम इतने इन्फ्लेटेड हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 48% इन अ ईयर। मतलब अगर आप देखें तो 1% एक वीक का, तो 4 वीक हो गए एक मंथ में, तो 4% इंटू 12 मंथ, तो 48%, 50% का प्रीमियम चल रहा है। और इस केस में एज अ बायर, हम लोग बायर हैं जनरली, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सेलर तो इसमें प्रॉफिट बना ही रहा है और अगर आप सेलर हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि 48% का प्रीमियम इज़ अ वेरी ह्यूज प्रीमियम। और तो एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली समझेंगे कि इस काइंड ऑफ प्रीमियम में हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि प्लेन वेनिला नेकेड ऑप्शंस जब हम खरीदेंगे तो ऐसी सिचुएशन में टाइम वैल्यू डिके का बहुत बड़ा रिस्क है और 48% प्रीमियम को एज अ बायर हम बाय करके प्रॉफिट बनाना कंपेरेटिवली टफ है अगर आप बहुत अच्छी से टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेनली फोकस इस चीज पे होगा कि इस सिचुएशन में या ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और कुछ बेसिक नेकेड ऑप्शन से रिलेटेड क्या ट्रिक्स हम यूज करें उसे भी हम एक बार समझेंगे, फिर मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम आज के वेबिनार को प्लान आउट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी के समय में कि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं और ऐसे प्रीमियम्स में एज अ बायर हमें किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, क्योंकि एज अ बायर ऑफ ऑप्शंस अगर हम 48% के प्रीमियम पे काम करेंगे एनुअलाइज, कभी भी जब भी प्रीमियम्स हो तो आपका उसको क्या तरीका है देखने का, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं, कैसे आप देख सकते हैं और उसे एनुअलाइज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किस रेंज में प्रीमियम होता है तो वो वाइबल प्रीमियम है। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैरी जो होनी चाहिए वो जो इंटरेस्ट रेट है उससे डबल से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैरी जनरली नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 7.5%, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम पकड़ के चलें तो कॉस्ट ऑफ कैरी ज़्यादा से ज़्यादा वाइबल कॉस्ट ऑफ कैरी आपकी 16-17% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और अगर ये 48% कॉस्ट ऑफ कैरी है तो इसका मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। तो इस केस में हम कैसे प्लान आउट करेंगे ये स्ट्रेटजी समझेंगे हम। और ये एक इंफॉर्मेशन होगी कि जैसे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो मुझे लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेड्स बन रहा है तो जी बिजनेस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हर दिन 12:35 से 12:50 के बीच में, या आफ्टरनून में 12:35 से 12:50 के बीच में हर दिन एक
ऑप्शंस के ट्रेड निफ्टी में मैं देने की कोशिश करता हूँ, और 2:15 से 2:30 के बीच में नेक्स्ट हर दिन आपको ऑप्शन निफ्टी ऑप्शंस पे ट्रेड ये आते हैं। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं जी बिजनेस पे। और मंडे टू वेडनेसडे अगले दिन के व्यू के लिए 7:40 से 7:50 के बीच में ये अल्टरनेट मंडे एंड वेडनेसडे को आता है। तो ये शेड्यूल है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और जी बिजनेस पे इस टाइमिंग के बीच में आप फॉलो ऑन कर सकते हैं। अब बेसिकली अभी हम जो बात करेंगे ये 3 स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है ये क्यों स्ट्रैटेजी मैंने ली है। एक तो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है बुल एंड बियर स्प्रेड्स, ये एक सॉल्यूशन है एक्सपेंसिव प्रीमियम्स के लिए, क्योंकि एक तो हम लोग सब सिंपल प्लेन वेनिला कॉल एंड पुट खरीदते हैं, वो इजी लगती है कि आपने कॉल ले ली या पुट ले ली। बट जब इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम्स होंगे, 48-50% के आसपास का एनुअलाइज प्रीमियम होगा, तो उस केस में जनरली आप अगर एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हैं तो अपने आप को हेज करने के लिए एक्सपेंसिव चीज ही बेचनी पड़ेगी। यानी अगर आप कॉल खरीद रहे हैं, बुलिश व्यू है, तो कॉल खरीद के मुझे कॉल बेचना होगा, तभी मैं अपने ओवर प्राइस्ड जो प्राइस ओवर प्राइस अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो उसके रिस्क को अगर मुझे हेज करना है तो मुझे ओवर प्राइस्ड प्रीमियम ही बेचना होगा, सो दैट मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाए। तो उस पर्पस से ये बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड मैंने सेलेक्ट किया है, जो एक नए ट्रेडर या पुराने ट्रेडर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम में हमें नेकेड ऑप्शन से प्रॉफिट कमाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके, और रेट ऑफ टाइम वैल्यू डिके बहुत फास्ट होती है। प्रॉब्ली आफ्टर 2 बजे से 3:30 के बीच में हम लोग हर दिन देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन अगर सही भी है, और आपने ये सोचा कि मार्केट गिरेगी और आपने पुट ऑप्शन खरीदा, बट मार्केट गिरने के बावजूद भी पुट ऑप्शन में प्राइस एप्रिसिएशन जो डेल्टा के हिसाब से होता है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। रीजन है कि टाइम वैल्यू डिके बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव प्रीमियम। और ये एक्सपेंसिव प्रीमियम भी मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, जिससे लग रहा है कि मैनेज्ड एक्सपेंसिव प्रीमियम्स हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी का काफी रोल है। विक्स को बढ़ा के फर्स्ट हाफ में प्रीमियम्स को इन्फ्लेट हो जाती है, और सेकेंड हाफ में विक्स गिर के प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स इसमें कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऑप्शंस प्रीमियम को डिके करके दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द प्रॉफिट्स। और इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड होते हैं, फिर सेकेंड हाफ में प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या वो फर्स्ट हाफ में अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस बनाते हैं, और सेकेंड हाफ में कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वो लॉस बुक करके निकल जाते हैं, या अगर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो डिजायर्ड प्रॉफिट्स हमें नहीं मिल पाता है। तो ये प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन भी है, और उसका सॉल्यूशन है हमें जब प्रीमियम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो तो उस केस में हम स्प्रेड्स की तरफ हमें मूव करना होगा। और वो स्प्रेड्स आपकी 100 पॉइंट की भी हो सकती है, 200 पॉइंट की भी हो सकती है, 250 पॉइंट की भी स्प्रेड हो सकती है। यानी बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड इज द सॉल्यूशन। आप इससे अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्जिन है तो फिर उस केस में आप रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो फिर ऑप्शंस की जगह आप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अंडरलाइंग जो है उसमें टाइम वैल्यू डिके का रिस्क नहीं होता है, निफ्टी फ्यूचर्स में टाइम वैल्यू डिके का रिस्क नहीं है। तो आप निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप उसकी वॉलेटिलिटी या उस हिसाब से अगर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं तो। बट अल्टीमेट क्या है कि हमें जो एक्सपेंसिव प्रीमियम्स हैं उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए कम मार्जिन में लो रिस्क के साथ स्प्रेड्स एक बेटर टेक्निक है, जिसे हम नए या पुराने कोई भी ट्रेडर यूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट, ये मैंने एक स्ट्रेटजी आज के लिए सेलेक्ट किया है, जिसको हम और डीपली समझेंगे कि कैसे इसे हम यूज करना है। सेकंड सेकंड कवर्ड कॉल के बारे में हम बात करेंगे कि अगर मार्केट, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी साइडवेज है 2-3 महीनों से, कभी मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है, कभी मार्केट थोड़ी नीचे जा रही है, तो एक तरीके से रेंज है, वाइड रेंज में मार्केट मूव कर रही है। और आपकी ये रेंज 24,200 से लेके 24,500 600 इस तरीके का रेंज मार्केट में बना हुआ है। तो कवर्ड कॉल राइटिंग स्टॉक्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि स्टॉक्स ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना बहुत ज्यादा निफ्टी के स्टॉक्स गिर रहे हैं। लाइक एचडीएफसी बैंक है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, या इन्फोसिस है, ये भी एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो
और मार्केट रेंज बाउंड हो, उस सिचुएशन में कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है। कवर्ड कॉल का मतलब होता है कि आपके पास अंडरलाइंग यानी आपका स्टॉक आपके पास है और आप उसकी कॉल्स को राइट कर देते हैं एक्सपेंसिव प्रीमियम्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम्स ज्यादा हैं। ये आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी साइडवेज है, तो निफ्टी को खरीद करके, फ्यूचर को खरीद करके हम उसकी कॉल्स को बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपने देखा कि 48% का प्रीमियम मुझे एक साल का मिल रहा है, यानी हर वीक मुझे 1% के आसपास का प्रीमियम है एट द मनी में। तो अगर मैं 48, मतलब मुझे साल के 52 वीक्स मिलेंगे, 52 हफ्ता मिलता है। तो अगर यही प्रीमियम होता है तो 52 हफ्ता मतलब 52%, 52%। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर खरीद करके, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो यही स्ट्रेटजी प्ले कर रहे होंगे, आप एक बार इसको सोचिएगा। सपोज मैं निफ्टी फ्यूचर खरीद लेता हूँ और उसके अगेंस्ट में 1% का प्रीमियम बेच देता हूँ, तो 52 हफ्ते में 52% का मुझे प्रीमियम मिला। तो क्या निफ्टी अगर गिरेगी भी तो क्या 52% निफ्टी गिरेगी पूरे साल में? पॉसिबली नहीं है। पूरे साल में निफ्टी गिर जाएगी तो 10 से 15% गिर सकती है, और अगर गिरेगी तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ विक्स। तो अगर मैं कवर्ड कॉल राइटिंग करूं, यानी कि मैं अंडरलाइंग फ्यूचर्स को खरीद करके और उसके अगेंस्ट में कॉल ऑप्शन राइट कर दूं, कॉल ऑप्शन में राइट कर दूं, तो मुझे प्रीमियम्स कैप्चर होंगे। और पूरे साल में मान लीजिए अगर मुझे 45%, 50% का भी प्रीमियम कैप्चर होता है, तो डाउन साइड मेरा ऑलरेडी मुझे प्रीमियम से कैप्चर हो रहा है निफ्टी के। और निफ्टी अगर सपोज पूरे साल में 20% भी नीचे जाती है, देन ऑल्सो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर ऊपर चली गई तो उस केस में मेरे पास अंडरलाइंग हाथ में है और कॉल से मुझे प्रीमियम मिल रहा है, तो फ्यूचर से भी प्रॉफिट मिलता है और कॉल का प्रीमियम भी आपको मिलता है। तो ये स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए मैंने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी आज अपने प्रेजेंटेशन में रखा है, क्योंकि प्रीमियम्स भी हाई है। और कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में निफ्टी फ्यूचर आप खरीदेंगे तो उसमें मार्जिन आपका लगेगा, क्योंकि मार्जिन जो फ्यूचर्स का मार्जिन है वो लगेगा, और कॉल को बेचने में भी आपको फ्यूचर्स का मार्जिन लगेगा। तो वहां पे फंड की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। मगर ये है कि ये स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एक्सपेंसिव प्रीमियम है उसको हम प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ हेज। और इसमें रिस्क क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है तो उस केस में आपको निफ्टी फ्यूचर में नुकसान होता है, बट ऑप्शंस आपका प्रीमियम दे जाता है। बट अगर हम कंटिन्यूस इस स्ट्रेटजी करें इस एक्सपेंसिव प्रीमियम में, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। और तीसरी स्ट्रेटजी जिसके बारे में हम बात करेंगे विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट, यानी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। बट इंपॉर्टेंट ये है ऑप्शन में कि प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्रॉफिट, यानी लंबे समय तक हमें ट्रेड में बने रहना है। और हमारे लिए मेन ये होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है, और हम लिमिटेड या कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए प्रॉफिट बना पाएं, और कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर पाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि हम रैंडम प्रॉफिट्स बनाएं। तो प्रोटेक्टिव पुट वो होती है जो प्रोटेक्शन के लिए हम पुट खरीदते हैं, और ये बेसिकली इवेंट्स के समय किया जाता है जब या मार्केट अनसर्टेन होती है, या जैसे अभी रिसेंट में हमने देखा कि इंडो पाकिस्तान टेंशन हुई थी, उस समय आपके पास पोर्टफोलियो था। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है या ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट में नीचे की तरफ डाउन साइड रिस्क ज्यादा है, तो उस समय हम प्रोटेक्टिव पुट खरीदते हैं। तो ये मैंने आज प्रेजेंटेशन में इसलिए ली कि ये एक जानना हमें जरूरी है, कभी भी अनसर्टेनिटीज अगर आती है तो हमें प्रोटेक्शन के लिए पुट कैसे लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, और किस तरीके से हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ये हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और फिर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि ऊपर की दो स्ट्रेटजी, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड्स और कवर्ड कॉल, इसमें मेनली एक्सपेंसिव प्रीमियम्स जो अभी चल रहे हैं 48, 50%, इसे हम बेसिकली मैनेज करने के लिए ये काम करेंगे, और प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्टिव पुट पे फोकस करेंगे। तो जो आज हम जैसे जैसे लर्न करेंगे, एक तो हम कुछ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसको हम समझेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके रिसर्च फाइंडिंग्स मुझे मिली है जो आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर हम कुछ ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर अप करेंगे सेम कॉन्सेप्ट्स को। अब एक
पोल हम लोगों ने किया था, और ये पोल टेलीग्राम चैनल पे किया था, जिसमें करीब पार्टिसिपेंट्स थे 5065, 5065। और इस पोल में क्वेश्चन ये पूछा गया कि आई मोस्टली ट्रेड एंड प्रीफर ट्रेडिंग इन इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस एंड बैंक निफ्टी, और ओनली नेकेड ऑप्शंस, बुल एंड बियर स्प्रेड्स, और आई ट्रेड बोथ नेकेड एज वेल एज हेज। यानी ये पूछा था कि आप केवल नेकेड ऑप्शंस, प्लेन वेनिला ऑप्शंस ट्रेड करना पसंद करते हैं, या केवल आप बुल एंड बियर स्प्रेड यानी हेजिंग ही आपको कंफर्ट देता है, या आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर आपको मौका मिले तो आप बुल बियर भी करेंगे, मौका मिले तो आप नेकेड ऑप्शंस भी करेंगे। तो 60% ट्रेडर्स का ये था कि दे ओनली प्रीफर द नेकेड ऑप्शंस, विच इज अ वेरी सिंपल प्लेन वेनिला ऑप्शंस, यानी हमने कॉल ऑप्शन खरीद लिया और पुट ऑप्शन खरीद लिया। और 40% का ये व्यू है कि हम कुछ भी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है, ये जो 60% वाली कैटेगरी है, इनके साथ अभी क्या है, एक चैलेंजिंग फेज है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई ऑप्शन प्रीमियम। अब आप सिंपल ये सोचिए कि अगर आप कोई भी प्रीमियम खरीद रहे हैं जिसका 48% साल का कॉस्ट ऑफ कैरी है, तो क्या प्रॉफिट बनाना आसान है इस सिचुएशन में? अगर आपको लगता है आसान है तो आप चैट रूम पे यस लिख सकते हैं, और लगता है कि नहीं डिफिकल्ट है तो आप डिफिकल्ट लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 48% के प्रीमियम में, विच इज 1% पर मंथ ऑन स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी, तो इतना टाइम वैल्यू डिके को लेकर के ये प्रॉफिट बनाना बिट डिफिकल्ट है एक नए ट्रेडर्स के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं चैट रूम में देख सकता हूँ कि बहुत सारा आंसर्स आपने आए कि डिफिकल्ट है, और इवन कुछ लोग लिख रहे हैं कि 48% में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको कैलकुलेशन अभी पूरी एक्सेल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से। इनफैक्ट आप जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट द मनी का कितना प्रीमियम चल रहा है। और एट द मनी का जो ऑप्शंस का प्रीमियम है, अगर आप जोड़े का देखेंगे तो 300-350 रुपये का स्ट्रैडल का वैल्यू है। और 24,500 के मार्केट में अगर स्ट्रैडल की वैल्यू आप देख रहे हैं कि करीब करीब 1.5% से 2% के बीच में स्ट्रैडल की वैल्यू है एक वीक की, तो 52 वीक की स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो इसलिए अभी करंट सिचुएशन में कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट अच्छा बन सकता है, तो सिंपल लॉजिक है कि 48-50% के प्रीमियम में इतना आसान नहीं है कि हम प्रॉफिट बना पाए इस सिचुएशन में नेकेड ऑप्शन से। तो ये जो 60% जिन्होंने वोट किया कि नहीं हम नेकेड ऑप्शन से ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक हम सबके लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपनी ट्रेडिंग को रिड्यूस कर देनी चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप खुद समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बनाना टफ है नेकेड ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पॉइंट ये आया कि ठीक है, नेकेड ऑप्शंस टफ है, बट हमें ट्रेड करना है और हम काम करना चाहते हैं ऑप्शन मार्केट में, तो ठीक है, अभी के सिचुएशन में फिर आप बुल एंड बियर स्प्रेड्स की तरफ शिफ्ट करें। या अगर आपको प्रॉपर बुल एंड बियर की नॉलेज कम है तो आप स्टडी कर सकते हैं गूगल में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है। और इसे गूगल में आप सर्च कर लीजिए बुल एंड बियर स्प्रेड्स, तो आपको पूरी डिटेल उसके बारे में मिल जाएगी। फिर भी मैं एक इंट्रोडक्टरी कैसे करते हैं इस वेबिनार में समझाऊंगा, बट और डिटेल के लिए आप स्टडी कर सकते हैं और कुछ बुक्स भी रेफर कर सकते हैं जहां पे आपको आइडिया लगेगा कैसे काम करना है। ये एक चीज और है, अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बुल एंड बियर स्प्रेड्स करना ज्यादा चीपर है अभी के समय में। क्योंकि क्या है, बुल एंड बियर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेंसिव खरीद के एक्सपेंसिव बेचते हैं। बट अभी ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है कि आउट ऑफ मनी और ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप एक्सपेंसिव खरीद के और ज्यादा एक्सपेंसिव बेचेंगे तो आपकी सस्ती पड़ रही है। यानी बुल एंड बियर स्प्रेड्स नॉर्मली नॉर्मली जो एट द मनी होती थी वो बनती थी करीब 45 रुपीज से 50 रुपीज में, डिफरेंस 100 पॉइंट का। बट अभी वो बनती है केवल 40 से 38 रुपए में। यानी कि अभी करंट सिचुएशन में व्हेन द प्रीमियम्स आर वेरी हाई, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि बुल एंड बियर स्प्रेड्स आर चीपर, क्योंकि हम एक्सपेंसिव लेके ओवर एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। यानी आप एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं बट आप उसके अगेंस्ट में ओवर एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी कॉस्ट कम लग रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बुल एंड बियर इज मोर वाइबल कंपेयर टू नेकेड ऑप्शंस।
अब हम कैसे करते हैं ये ट्रेड, क्या करते हैं, जैसे एक तो नेकेड ऑप्शन जब हम करते हैं तो ये हम सिंपल समझ लेते हैं कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। एक तो 48% का प्रीमियम, ऊपर से ऑप्शन बायर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है दैट इज ओनली 33%। क्यों 33% है? अब जैसे आपने सपोज कीजिए कॉल ऑप्शन खरीदा, सपोज कीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो तीन सिचुएशन होगी, क्या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्या मार्केट नीचे चली जाएगी, या आजकल हम देख रहे हैं मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जा रही है, साइडवेज हो जाएगी। ये तीन ही सिचुएशन होगी। तो कॉल ऑप्शन के यानी कि निफ्टी के ऊपर जाने का चांस 33%, अपसाइड 33% हमें प्रॉफिट मिलेगा, साइडवेज 33% वी लूज द टाइम वैल्यू, और डाउनसाइड के चांस भी 33% है, वी ऑल्सो लूज। तो अगर हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33% अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। और ऑलरेडी प्रीमियम जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी है, जो प्रीमियम्स हैं वो ऑलरेडी केवल कॉल ऑप्शन का आप देखेंगे तो करीब साल का 50% है। अगर स्ट्रैडल देखेंगे तो स्ट्रैडल का तो प्रीमियम और ज्यादा है। वीक का प्रीमियम, वीकली स्ट्रैडल का प्रीमियम इज अप्रोक्सीमेटली 2% 2.25% के आसपास है। तो एक वीक में 2% का अगर स्ट्रैडल का वैल्यू है तो 52 वीक्स में 100% के आसपास की स्ट्रैडल वैल्यू है। तो क्योंकि 52 हफ्ते हैं तो 100% के आसपास के स्ट्रैडल वैल्यू है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी के सिचुएशन में ऑप्शन सेलर प्रॉफिट अच्छा बना रहा है और मार्केट रेंज बाउंड भी है। अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीनों से मार्केट रेंज बाउंड है। तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज अ मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन फॉर ऑप्शन सेलर्स। और जो एफआईज का मुझे ऐसा लग रहा है कि हेज फंड्स और उनका जो ज्यादा मेन फोकस है वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ है। इसलिए क्योंकि प्रीमियम्स, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स का देखेंगे तो 7-8% है, और कहाँ स्ट्रैडल में मुझे 100% साल का मिल रहा है, और एट द मनी कॉल एंड पुट एक 1.25% वीक की बन रही है। तो ये तीन सिचुएशन में ऑप्शन बायर के चांस 33% है अगर आप राइट टाइमिंग करते हैं तो। और अगर आपकी टाइमिंग गलत है, आप प्रॉपर टूल्स नहीं देख रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के कोई साधन नहीं है, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस हमें नहीं आती है, तो उस केस में ऑप्शंस में आप समझ सकते हैं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि 10% भी नहीं आएगी। क्योंकि एक तो ओवर प्राइस प्रीमियम है, दूसरा आपके पास टूल्स नहीं है, दूसरा आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि आप हर समय ऑप्शंस को देख सकें, टाइम वैल्यू डिके का रिस्क है। तो 5% भी विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं आती है इस सिचुएशन में नए ट्रेडर्स के लिए। तो बड़ा संभल के काम करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑप्शन इज अ इजी गेम। ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम, और इसमें ये होता है कि एक का प्रॉफिट दूसरे के पॉकेट में जा रहा है। वीकर हैंड्स आर लूजिंग मनी एंड स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर गेनिंग मनी। कई ऐसे हेज फंड्स हैं, न्यूज में भी आप देखेंगे, मनी कंट्रोल में एक न्यूज आई हुई है कि एक हेज फंड है यूएस का, जिसने एक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजी लॉन्च की थी, एल्गो ट्रेडर, एल्गो 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 दैट इज घोस्ट स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी का नाम है घोस्ट स्ट्रेटजी, और वो इंडिया सेंटर्ड स्ट्रेटजी है। मनी कंट्रोल में उसका आज कुछ उसके ऊपर केस हुआ है, उसका आप देख सकते हैं, आज की ही न्यूज है ये। तो उसने पिछले एक साल में, पिछले साल $1 बिलियन का प्रॉफिट किया है केवल ऑप्शन ट्रेडिंग करके, एंड दे आर डूइंग एल्गो ओनली, एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी वो इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, एंड दे आर ओनली डूइंग ऑप्शन ट्रेड, एंड इट इज 100% एल्गोरिथमिक। एंड उनका जो स्ट्रेटजी का नाम है दैट इज घोस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। तो इस तरीके से वो मल्टीपल कंट्रीज में ट्रेड करते हैं, दे ट्रेड इन मल्टीपल कंट्रीज, और उनका पिछले साल का प्रॉफिट करीब $23 बिलियन के आसपास का है, $23 बिलियन। मॉर्गन स्टैनले और बड़ी बड़ी कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिट्स हो गया ओनली फ्रॉम अ ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये मैं बेसिकली इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ जीरो सम गेम, एंड इफ दैट हेज फंड इज मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट्स, then who is losing so much of money? Because it is we who are losing so much of money, because the premiums are very high. We are buying such premiums which is overpriced premiums, plus we don't have, हमारे पास वो प्रॉपर टूल्स नहीं है। तो देखिए, ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो अगर आप एज अ बायर करना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर टाइम, सुटेबल टूल्स और नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको
15 से 20% ही मिले। दिस इज अ रियल फैक्ट्स जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अननेसेसरी गलत बहकावे में आकर के ऑप्शंस में अननेसेसरी लॉस नहीं करें। अब हम तो देखिए ऑप्शन, यहाँ इस स्लाइड से ये क्लैरिटी मिल गई कि ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% है नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में। और अगर आपके पास टूल्स हैं, आप सही एंट्री करते हैं, आपका सब कुछ सही है, तो 33% है। और उसके बाद फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। अब हम तीनों स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या बात कर लेते हैं। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ ये भी समझाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या प्रीमियम्स हमें कैसे देखना चाहिए। अभी देखिए जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है, और ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है करंट सिचुएशन, करंट चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ट्रेडिंग नहीं करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। मान लीजिए ओवर प्राइस प्रीमियम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर ऑप्शन में ये खास बात क्या है कि हर सिचुएशन के लिए आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजी डिराइव हो सकती है। बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटजी के साथ स्टिक होते हैं, देन दैट्स वाई हर सिचुएशन में हम प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। वेयर एज, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हेज फंड का, ही हैज मेड $1 बिलियन इन लास्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं बन सकता, हर सिचुएशन के लिए ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने का तरीका है। बट वी नीड टू चेंज, वी नीड टू अडाप्ट एज पर द प्रीमियम्स, एज पर द वोलेटिलिटी, एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो अभी जैसे करंट मार्केट सिनेरियो है, करंट मार्केट सिचुएशन ये बोलती है कि हमें अगर करना है तो हेज करना चाहिए। और ओवरनाइट करंट सिचुएशन में आप ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव प्रीमियम्स को अगर ओवरनाइट कैरी करेंगे तो फिर वो दैट इज अ ब्लंडर। नेकेड ऑप्शंस कैरी करना ओवरनाइट कुड बी अ ब्लंडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज इस प्रेजेंटेशन से एक आप सीख करके जा सकते हैं कि ओवरनाइट अभी के समय में इस प्रीमियम से आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। सिंपल आप कैलकुलेशन कैसे प्रीमियम्स का करेंगे, मैं आगे एक्सेल में दिखा देता हूं आपको। तो बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड्स, बुल का मतलब हो गया अगर मेरा व्यू बुलिस है, और बियर का मतलब हो गया मेरा व्यू बुलिस है, बियरिस है। यानी मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगी। तो गिरने में एक तरीका है कि आप नॉर्मली प्लेन वेलिला में क्या करते हैं, आप पुट खरीद लेते हैं। एक पुट आपने ले ली, और सपोज मैंने पुट ली 24,500 की, फॉर एग्जाम्पल मैंने पुट ले ली 24,500 की, जिसका प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है। ये 100 रुपए का प्रीमियम मैंने खरीद लिया, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। बट 100 रुपए का प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम है, क्योंकि ये 200 रुपये आउट ऑफ मनी है, और इसका प्रीमियम 100 रुपया है। तो अब इसे मैंने हेज करने के लिए मैंने क्या किया, 24,300 का प्रीमियम 200 पॉइंट स्प्रेड का मैंने बेच दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली से 60 रुपए में मैंने इसको बेच दिया, 60 रुपीज में। तो ये जो प्रीमियम है, इससे करंट सिचुएशन में ये और ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रही है, क्योंकि ये 400 रुपया आउट ऑफ मनी है और इसका 60 रुपया प्रीमियम, मतलब आपने एक्सपेंसिव खरीद के और ओवर एक्सपेंसिव प्रीमियम बेच दिया। अभी रिटेल में हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, वी आर बाइंग ओवर एक्सपेंसिव प्रीमियम। हम आउट ऑफ मनी 60-70 रुपया वाली प्रीमियम खरीदते हैं, जिसका टाइम वैल्यू डिके हो जाता है। तो बेसिकली हम अगर बियर स्प्रेड क्रिएट करते हैं तो हम एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं बट ओवर एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। तो इससे क्या है, 200 पॉइंट का आपको स्प्रेड मिल रहा है बियरिश साइड में, और मार्केट गिरती है तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, कम मिलेगा, नेकेड ऑप्शन से कम मिलेगा, ये जरूर है। बट ये है कि आपका रिस्क कम होगा, आपको टाइम वैल्यू का रिस्क कम होगा, आपका जो थीटा डीके है, जो एक्सपेंसिव प्रीमियम है, उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि आपका लॉस नहीं हो, और साल में आप कम से कम 30-40% की रिटर्न ऑप्शन से निकाल पाए। अगर हम साल का 30% का भी रिटर्न निकाल लेते हैं ऑप्शन से बिना लॉस किए, जो करंट सिनेरियो में सेबी का डेटा बोलता है कि 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी जगह साल में 25-30-35% का भी रिटर्न अगर ऑप्शन से निकाल पाए, तो हम काफी हद तक अपने आप को उस ब्रैकेट में ला पाएंगे जहां पे 10% ट्रेडर्स हैं। तो ये बेसिकली ये हो गई पुट स्प्रेड। और अगर सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम 24,000 मान लीजिए 700 की कॉल ऑप्शन हम खरीदते हैं। चलो मार्केट ऊपर जाएगी, हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप ये कॉल खरीद रहे हैं 200 रुपया में, करंट भाव 200 रुपया है 24,700 की कॉल का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है करंट सिचुएशन में, तो इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 24,900 की हम कॉल ऑप्शन बेच देंगे।
जिससे हमें मिल जाएंगे करीब करीब, आप मानिए कि 140 150 रुपए इस तरीके से प्रीमियम्स मिल जाएगा। वो एग्जैक्ट प्रीमियम अभी हम देख लेंगे क्या है। ये मैंने एक रैंडम प्रीमियम लिखा है, बट इससे हमें प्रीमियम मिल जाएंगे। तो आप बेसिकली एक तरीके से प्रीमियम हेज हो जाएंगे। और इसमें जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्जिन बहुत लगेगा हमें ऑप्शन सेल करने में, बट ऐसा नहीं है। सेबी की तरफ से क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप एक कॉल लेकर के एक कॉल बेचते हैं तो आपका मैक्सिमम मार्जिन 50 से 60 हजार के बीच में आपका हो जाएगा ये ट्रेड। आप किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके देख सकते हैं, एसएमसी ग्लोबल है या जीरोधा है या जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक कार्ट है, तो 50 से 60 हजार के मार्जिन में, क्योंकि क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट हमें मिलता है। हमें एक लेग हमने खरीदा है और एक बेचा है, तो रिस्क लिमिटेड है, इसलिए हमें एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। तो आपका मैक्सिमम मार्जिन 60 65 हजार से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। अर्लियर 2 3 साल पहले इसमें 2 2.5 लाख का मार्जिन लगा करता था, क्योंकि उस समय क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो स्प्रेड्स आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बुल बियर स्प्रेड। और आप और डिटेल में स्टडी करने के लिए आप स्टडी कर सकते हैं गूगल में कि बुल स्प्रेड्स क्या होता है, बियर स्प्रेड्स क्या होता है, कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए, किस समय कैसे स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करनी चाहिए। इसके कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरनाइट अगर हमें कैरी करना है, जैसे मान लीजिए स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक, आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन अच्छा मूव कर रहा था, और बैंक बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट सा हुआ है। और बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन था फ्राइडे को, यानी कल के दिन में। तो पॉसिबल है कि आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है, ऐसा डेटा देख के लगता है। अब उसमें एक तरीका है कि हम कॉल ऑप्शन खरीद लें, एक्सपेंसिव प्रीमियम है वो। दूसरा है कि आप बुल स्प्रेड बना लें, यानी आप कॉल ऑप्शन लेकर के कॉल ऑप्शन बेच दें, तो वहां पे आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिसर्च फाइंडिंग मेरी ये है कि अगर हमें ओवरनाइट काम करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है, तो स्टॉक ऑप्शंस भी कर रहे हैं तो आप स्प्रेड कीजिए, और आपको निफ्टी ऑप्शंस भी करना है तो स्प्रेड ही करना चाहिए। नेकेड ऑप्शंस आपको कैरी नहीं करनी चाहिए, आइदर स्टॉक्स हो और इंडेक्स ऑप्शंस हो, और खास तौर से करंट सिचुएशन है जहां पे प्रीमियम बहुत कॉस्टली है। दूसरी फाइंडिंग्स ये है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए कि किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। जैसे निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में 24,800 900 पे कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट काफी है, जो रेसिस्टेंस है, और 24,500 पे पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है जो सपोर्ट है। तो बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या लेवल पे सपोर्ट है और क्या लेवल पे रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं हो कि आप रेसिस्टेंस लेवल पे अपनी बुल स्प्रेड बना रहे हैं और सपोर्ट लेवल पे अपनी बियर स्प्रेड बना रहे हैं। तो उसको देखने का तरीका है ओआई कंसंट्रेशन, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि हम देखिए ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं जहां 48% का प्रीमियम है, जहां हमारा काउंटर पार्टी बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो $1 1 बिलियन का प्रॉफिट कर रहे हैं। हम ऐसे गेम में है विच इज अ जीरो सम गेम। और अगर हम इन डेटा को नहीं देखेंगे तो देन द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज नॉट इवन 10%। तो हमें एजुकेट अपने आप को करना होगा, और टाइम भी हमें अपने आप को देना होगा अगर हम ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सिंपल टूल्स एंड ट्रिक्स आपको जानना चाहिए, तभी जाके हम धीरे धीरे ऑप्शन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिसके लिए ओआई कंसंट्रेशन एक डेटा है जो सिंपल है, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली वो डेटा है जहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, आइदर कॉल्स में है या पुट्स में है। और ये जनरली इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो बनता है वो हम रिटेलर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट, एक ओपन इंटरेस्ट बनाने में, क्रिएट करने में 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगता है। तो इतना ओपन इंटरेस्ट कैरी करना और बनाना, एक रिटेल्स जिसके पास कैपिटल साइज 1 से 5 लाख के बीच में है वो जनरली नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं, ये घोस्ट स्ट्रेटजी चला रहे हैं, उनका ही इतना बड़ा 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 ओपन इंटरेस्ट होता है। तो हमें उनकी पोजीशन को स्टडी करना होगा अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इसलिए ये डेटा रेलेवेंट है, और ये डेटा आपको बेसिक एक आइडिया देता है कि किस लेवल पे पोजीशंस बन रही है और हमें कैसे काम करना चाहिए। अभी आप एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे कि इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम्स हो रहे हैं, और एक्सपायरी वाले दिन 200 200 300 300 पॉइंट में भी 6 60 60 70 70 रुपए का प्रीमियम्स होता है। तो वो प्रीमियम्स अब बाय करना एक वन ऑफ द डेंजरस बाइंग होगी, क्योंकि आप आउट ऑफ मनी अगर इतने कॉस्टली प्रीमियम खरीदेंगे तो पूरा का पूरा प्रीमियम एक्सपायरी में खत्म हो सकता है। अच्छा, जब भी हम कोई भी ट्रेड लें तो हमें ट्रेंड
को देखना जरूरी है। अब जनरली नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो ट्रेंड का उनको आइडिया नहीं होता है कि कैसे देखना चाहिए। तो सिंपल उसके लिए आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो पीसीआर का डेटा यूज कर सकते हैं, और आप चार्टिंग टूल कोई ना कोई यूज कर सकते हैं जिसमें आप कैंडल स्टिक चार्ट्स वगैरह स्टडी करके देख सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिंपल बिना स्टडी किए ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको ऑप्शंस में चार्टिंग का या टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज रैंडम आप देख करके इसमें प्रॉफिट नहीं बन सकता, क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी इसमें ऑलरेडी काफी लो होती है। अब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बार प्रीमियम्स देखते हैं कि क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं और हमें कैसे उसे कैलकुलेट करना चाहिए, फिर हम दूसरी स्ट्रेटजी में चलते हैं। ये देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक्सेल खोला है और आपको दिख रही है एक्सेल। जैसे कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ टू नो दैट द प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव। तो ये इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, और मेरी एक्सेल आप लोगों को दिख रही है। अब सिंपल है, देखिए अभी मार्केट चल रही है 24,750। ये जो है, ये स्पॉट लेवल आपको दिख रहा होगा। ये स्पॉट लेवल है, 24,750 स्पॉट लेवल है। आपको मेरी एक्सेल दिख रही है? इफ यस देन प्लीज टाइप यस। अगर एक्सेल नहीं आ रही है तो टाइप नो। यस, ओके। ओके, थैंक यू। अब हमें कैसे हम ये सीख रहे हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम एक्सपेंसिव है या कम एक्सपेंसिव है। अब इसका सिंपल तरीका है, मार्केट चल रही है अपनी 24,750, तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक लगा दी 24,750 की। तो हमारे पास प्रीमियम आ गया 24,750 की। ये हो गया। अब आप कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं कॉल्स का और पुट्स का। ठीक है जी। अब कॉल्स में मुझे कॉल लेना है 750 का, 218 रुपये में मुझे मिल रही है, डिवाइडेड बाई स्पॉट लेवल कितना है, 24,000 इतना। तो ये परसेंटेज कितना आ गया, ये देखिए 0.88% का प्रीमियम आ रहा है मेरा। और अगर मैं पुट लेता हूं तो मेरा करंट, क्योंकि एक्सपायरी स्पॉट से होगी, फ्यूचर से तो होगी नहीं, तो हम इसे स्पॉट से कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रीमियम बैठ रहा है। ये इसका प्रीमियम आपका बैठ रहा है, ये देखिए अगर इन दोनों को मैं सम कर दूं तो हमारा प्रीमियम बैठ रहा है ये 1.66%। ये वीकली एक्सपायरी है, और फर्स्ट वीक की एक्सपायरी का प्रीमियम आपके सामने अब आप देख रहे हैं 0.88%, मतलब ये हो गया 0.90। और एक दिन हमारा निकल चुका है, फ्राइडे निकल चुका है। फ्राइडे को मैंने कैलकुलेट किया था सुबह सुबह, क्योंकि फ्राइडे को जब मार्केट सुबह खुली थी तो इसकी कैलकुलेशन मैंने की थी। ये 1% के आसपास को फ्राइडे को था ये सुबह, और ये फ्राइडे को सुबह 1.20 था, अप्रोक्स 1.10 था फ्राइडे को ओपनिंग में, और ये 0.90 के आसपास था परसेंट फ्राइडे को ओपनिंग में। तो एक दिन हमारा निकल गया, तो 0.88 और 0.78 है। और हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें इनटू, मैं 52 कर देता हूं, तो आप देखिए ये 45% का प्रीमियम बैठ रहा है कॉल का, और 40% का प्रीमियम बैठ रहा है पुट का। यानी आप ऑप्शंस जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं उसे खरीदने के लिए आप 45% का प्रीमियम दे रहे हैं 1 साल का। ये तो प्रीमियम दे रहे हैं, बाकी आप ब्रोकरेज भी देंगे, आप एसटीटी भी देंगे, अदर चार्जेस भी आप देंगे। तो आप ये मान के चलें कि 45 प्लस 6-7% आप वो दे देंगे, तो 55% के प्रीमियम कॉस्ट पे क्या ऑप्शन वाइबल हो सकती है? इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती ये वाइबिलिटी। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में इस सिचुएशन में आप जितना कम ट्रेड करें एज अ बायर, आपके लिए उतना अच्छा होगा। और ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेटली ब्रोकरेज भी जाएगी और आपका ये टाइम वैल्यू डिके भी जाएगा, क्योंकि सब कैलकुलेशन आपके सामने है। तो अब अब सवाल ये आता है कि प्रीमियम कितना सही बनता है, भाई प्रीमियम एक्चुअल में कितना होना चाहिए। तो जनरली जो मैंने देखा है कि भाई एट द मनी का प्रीमियम 125 130 ये होना चाहिए। अभी मैंने डाला तो आपको 20 से 25% के आसपास का प्रीमियम अगर मिल रहा है तो वो फिर भी मैनेजेबल प्रीमियम है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू डिके बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैंने क्या किया,
125 रुपया डाला एट द मनी का, 4 दिन का प्रीमियम 125 130 हुआ करता था, और ये कई बार हम लोगों ने ट्रेड किया है इस प्रीमियम पे। बट तो उसके हिसाब से 26% 25% की कॉस्ट बनती है, बट अभी 45% के आसपास की कॉस्ट बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग जितना कम करें उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि 45-46% प्रीमियम दे करके और कॉस्ट 10% ब्रोकर को दे करके आप प्रॉफिट ऑप्शन में नहीं बना पाएंगे। नाउ क्लियर हो गया कि कैलकुलेशन कैसे करना है? क्लियर? इफ क्लियर आप यस लिख सकते हैं, क्लियर नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। नो 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 नो, अच्छा यस। देखिए, एक दो लोगों ने नो लिखा है। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अब मान लीजिए जो भी प्रीमियम चल रहा है, ये जो प्रीमियम आप देंगे, ये आपने, ये आप राइट खरीद रहे हो, कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हैं तो आप एक राइट खरीद रहे हैं कि आप निफ्टी को 24,750 के भाव पे खरीदेंगे। बाइंग अ कॉल ऑप्शन मींस यू आर बाइंग अ राइट टू बाय निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी एट निफ्टी स्पॉट एट 24,750, अगर आप ये कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। तो वो बाय करने के लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है? 218 रुपए। यानी आप 24,750 को खरीदने के लिए कितना प्रीमियम दे रहे हैं? 218 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट 24,750 में मानता हूं एक प्रोडक्ट है जिसे आपने खरीदा, और उसे 5 दिन के लिए आप खरीद रहे हैं, 5 days टू एक्सपायरी है, 5 दिन के लिए आप 1% का प्रीमियम दे रहे हैं। तो अगर आप उसे 1% का प्रीमियम 5 दिन के लिए देते हैं तो 365 दिन के लिए कितना देंगे? तो दैट इज एनुअलाइज्ड 45-50% के आसपास का प्रीमियम बैठ रहा है। तो ये कैलकुलेशन ऐसे बनती है। क्लियर? तो इस तरीके से अब प्रीमियम्स हाई क्यों है, ये भी कोई ना कोई गेम है इसके अंदर, ये पकड़ में नहीं आ रहा है प्रीमियम हाई क्यों है। ये बेसिकली प्रीमियम हाई, एक तो रीजन है कि विक्स बढ़ी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, विक्स हम लोग 13-14 के आसपास ट्रेड हम लोग करते थे विक्स में, अभी विक्स 17-18-19 के आसपास है, तो एक रीजन विक्स का भी है। और उसका कुछ कॉस्ट ऑफ कैरी का भी रीजन हो सकता है। और दूसरी बात कि स्टॉक्स में भी प्रीमियम्स हाई हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इंडेक्स में ही प्रीमियम्स हाई हैं, स्टॉक्स में भी प्रीमियम्स हाई हैं। तो ये प्रीमियम जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे काम हो रहा है बेसिकली। अभी क्या है, मार्केट में जो बिगर हैंड्स हैं उनकी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा लग रहा है प्रीमियम्स को देख के, एंड दे आर प्लेइंग विद द प्रीमियम एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम अ टाइम वैल्यू डिके। तो ये तो हमें देखिए क्लैरिटी मिल गई कि क्या प्रीमियम हमारा चल रहा है और किस तरीके के प्रीमियम अभी ये है। अगर हम इसे मंथली ऑप्शंस में आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक बार हम मंथली ऑप्शंस वाला भी देख लेते हैं कि उसमें कितना प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि मंथली इंटू 12 हो जाएंगे। ये तो मैंने वीकली दिखाई आपको, और एक बार हम मंथली वाला देखने की कोशिश करते हैं। मंथली ऑप्शंस जून, मंथली आप देख सकते हैं 431 का है। ये देखिए, मैं आपको मंथली एक बार दिखाता हूँ। अभी चल रही है 24,750, राइट, और 24,750 का प्रीमियम चल रहा है 468, और पुट का चल रहा है 354, करेक्ट। अगर आप इसे हम एक मंथ का इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं कि हमें ये राइट लेने में कितना हमें खर्चा लग रहा है, तो हमें ये देखिए, ये हमने लिया 464 डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा करीब करीब 1.9%। तो अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में वीकली से ज्यादा सस्ती हमारी मंथली है। मंथली खरीदने में हमें 1.88% लग रहा है, वेयर एज वीकली ऑप्शंस खरीदने में हमें 0.88% लग रहा था, अगर आपने देखा होगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 4, 4 वीक्स है मेरे पास, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू 4 से, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 4, 3.52% मेरा वीकली ऑप्शंस अगर मैं काम करता हूं तो मुझे कॉस्ट आ रही है, और अगर मैं मंथली करता हूं तो 1.88 आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर ऑप्शन में नेकेड ऑप्शन ट्रेड ही करना है तो देन मंथली ऑप्शन इज चीपर कंपेयर टू द वीकली ऑप्शंस, क्योंकि वीकली ऑप्शंस में मेरी कॉस्टिंग आ रही है 3.5% की,
और वीकली ऑप्शंस में मेरी सॉरी मंथली में आ रही है मेरी 1.88% की, और वीकली में मेरी आ रही है 3.52% की। तो अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो उस केस में मंथली ऑप्शंस आर चीपर कंपेयर टू द वीकली ऑप्शंस, और रेट ऑफ टाइम वैल्यू डिके विल बी हायर इन द वीकली ऑप्शंस कंपेयर टू द मंथली ऑप्शंस। तो ये भी एक लर्निंग हमें इस एग्जांपल से मिलती है कि क्या हमें ऐसे सिचुएशन में हमें क्यों मंथली ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए कंपेयर टू द वीकली ऑप्शंस। दो आपको ऐसा लगेगा कि प्रीमियम कॉस्ट काफी ज्यादा है, बट स्टॉप लॉस आप वीकली ऑप्शंस में भी रखेंगे और आप मंथली ऑप्शंस में भी रखेंगे। अगर मान लीजिए हम वीकली ऑप्शंस में स्टॉप लॉस रख रहे हैं से 25 पॉइंट का वीकली ऑप्शंस में, तो सेम स्टॉप लॉस आप मंथली ऑप्शंस में रख लीजिए 25 पॉइंट का। आप प्रीमियम मान लीजिए 400 रुपए का भी प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, तो जो ट्रेडर इंट्राडे वाला है, अगर कैरी फॉरवर्ड है तो अलग मैटर है, बट जो ट्रेडर इंट्राडे वाले हैं उनके लिए तो स्टॉप लॉस आप मंथली में रखे 25 पॉइंट या वीकली में रखे, बात बराबर है। बट फर्क ये है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप मंथली वाली ऑप्शन जो खरीद रहे हैं वो एक्सपेंसिव कम है, और जो आप वीकली है वो ओवर एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कभी भी कर सकते हैं कि क्या प्रीमियम चल रहा है और हमें इस प्रीमियम पे क्या करना चाहिए, नेकेड ऑप्शंस करना चाहिए या हेज ऑप्शन करना चाहिए। जैसे अब हम सपोज कीजिए नेकेड की जगह अगर हम हेज कर लेते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, ये तो हमने ही देखा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं हेजिंग कर लेता हूं, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि हम 218 रुपए की कॉल खरीदेंगे और इसके अगेंस्ट में हम बेच देंगे सपोज कीजिए 850, ये वाली 46 रुपीज में मेरी बन रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 218 रुपये में कॉल खरीदा 24,750 की, और 24,850 की मैंने 172 रुपये में बेच दिया। आप ये देखिए मार्केट चल रही है 24,750 और 100 पॉइंट दूर की 170 रुपये की बिक रही है। तो ये ओवर इससे भी एक्सपेंसिव है, अगर आप देखा जाए तो ये दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन 24,750 की कॉल ऑप्शन। तो आप अगर 750 की खरीद के 850 की बेचते हैं, जिसे हम बोलेंगे बुल कॉल स्प्रेड, ये आपको 46 रुपीज में बनेगी। और फिर आपकी कॉस्टिंग आप देख लीजिए कितनी आती है। फिर आपकी कॉस्टिंग आएगी करीब करीब फिर आपकी वो कॉस्टिंग उतने में ही आ जाएगी जितने में आप चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई ये, फिर आप देखिए अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट आपकी पड़ेगी इंटू 12, इंटू अगर हम 12 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली स्प्रेड भी आप करते हैं तो आपका नहीं 12 नहीं, इंटू दिस इंटू 52, सॉरी 52 वीक्स है ना, तो भी आप देखिए आपकी कॉस्टिंग 10 से 12% में आपकी स्प्रेड बन रही है, यानी कि 46 रुपीज में। यानी आप केवल अगर आप बुल बियर स्प्रेड बनाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7 से 8% के आसपास है, और आप बुल बियर बनाते हैं तो आप कितना पे कर रहे हैं, केवल 10% की कॉस्टिंग में आप 10% का प्रीमियम रिस्क लेकर के आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा 200 पॉइंट वाला स्प्रेड करना है, तो इसको हम ऐसे भी प्लान आउट कर सकते हैं कि हम 24,750 की लेके हम 24,900 वाली बेच दी, हम लोगों ने थोड़ी और एक्सपेंसिव ऊपर की बेच दी, डिफरेंस बड़ा कर दिया मूवमेंट अगर लग रही है तो फिर आपकी 14% की कॉस्ट में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्लाइड में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 45% 50% एनुअलाइज्ड कॉस्ट देने की बजाय हम उसी काम को, उसी पे ऑफ को हम 10% की कॉस्टिंग में भी कर सकते हैं। और अल्टीमेट देखिए आपका एम यही है कि साल का अ, अगर आप उठा के देख लीजिए साल में आपको अगर आप प्रॉफिट बना भी पा रहे हैं तो साल में 25-30% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा होगा। मतलब अगर आप 100-200% बना रहे हैं तो फिर आप यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसका मतलब आपको ऑप्शन बहुत अच्छी आती है, आप ऑप्शन में बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं अगर आप 100-200% का प्रॉफिट बना रहे हैं। बट अगर आप लॉस में है या अगर आप 25-30% ही प्रॉफिट साल का बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका पे ऑफ बुल बियर स्प्रेड्स में भी वैसा ही निकलेगा जैसा कि आप नेकेड ऑप्शंस करेंगे, जहां पे हम 50% का कॉस्ट देंगे और जहां पे हम 10% की कॉस्ट देंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि विच इज वाइबल फॉर यू। बस ये है कि एक माइंडसेट का फर्क है कि आप और मेरे हिसाब से अगर आप
हेजिंग में जाएंगे तो आपको इंट्राडे में टेंशन भी कम होगी, कैपिटल प्रोटेक्टेड भी रहेगी, आप ज्यादा ट्रेड भी कर पाएंगे, थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगेगा, बट ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी एंड वाइबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी ऑप्शन मार्केट में। क्लियर? कुछ क्लैरिटी मिली तो आप यस लिख सकते हैं, क्लैरिटी नहीं मिली तो ठीक है। ओके, ठीक है, तो आगे फिर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी ऑप्शंस का निकाल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्रीमियम्स चल रहे हैं। ये हमेशा ध्यान में रखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, और जो प्रॉफिट्स हैं अगर हम लॉस कर रहे हैं तो देन सम पार्टी, अदर पार्टी इज मेकिंग मनी, विच कुड बी बिगर हैंड्स, हेज फंड्स, बड़े बड़े फंड्स हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड मतलब एक प्लान के थ्रू ही हमें ऑप्शंस करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर देन वी शुड नॉट ट्रेड इन ऑप्शंस। अब हम फिर से अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी में चलते हैं। और अब जैसे मान लीजिए कवर्ड कॉल की मैं बात कर रहा था कि कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी भी हम कर सकते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि प्रीमियम्स ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने निफ्टी का ही एग्जांपल लिया, तो निफ्टी में अगर आप निफ्टी में अगर हम ट्रेड करते हैं और निफ्टी में आपने देखा कि मान लीजिए मैं निफ्टी फ्यूचर खरीद लेता हूँ, ठीक है, मंथली फ्यूचर्स ले रहा हूँ, मंथली फ्यूचर लेता हूँ, मान लीजिए 24,850 के आसपास है, 24,850 के आसपास आपने लिया, और आपको इसके अगेंस्ट में ₹450 का प्रीमियम मिल रहा है, एट द मनी का ₹450 का प्रीमियम मिल गया। कवर्ड कॉल मतलब क्या हो गया, आपने फ्यूचर खरीदा प्लस फ्यूचर प्लस फ्यूचर, आपने फ्यूचर खरीद लिया, एक लॉट 75 का लॉट है, आपने एक लॉट खरीद लिया फ्यूचर, और आपने ये कॉल ऑप्शन बेच दी 750 की, 750 की, क्योंकि क्या है एड हम बात करेंगे यहाँ पे स्पॉट लेवल से, क्योंकि एक्सपायरी स्पॉट से कटेगी। तो आपने ₹450 में कॉल सेल कर दी, कॉल सेल। इसे हम कवर्ड कॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप कवर्ड हैं, क्योंकि आपने, एक तो हो गया नेकेड कॉल ऑप्शन बेचना, अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको रिस्क है। रिस्क इसलिए है क्योंकि कॉल ऑप्शन ऊपर जा रही है, टाइम वैल्यू डिके होगा, बट कॉल ऑप्शन मार्केट ज्यादा ऊपर बढ़ गई तो आपको रिस्क है। तो कवर्ड का मतलब आपने फ्यूचर ले लिया और उसके अगेंस्ट में आपने कॉल बेच दी। तो मान लीजिए 24,850 में आपने फ्यूचर खरीदा, करेक्ट, और 450 की आपने कॉल ऑप्शन, 450 आपको प्रीमियम मिल गया 750 की कॉल ऑप्शन से। तो अब आपका ब्रेक इवन लेवल कितना आएगा, तो 24,850 में से ₹450 जो आपको मिल गए वो आप माइनस करेंगे, तो करीब करीब 24,400 के आसपास का आपका ब्रेक इवन आएगा, यानी 24,400 के नीचे जाएगी मार्केट तब जाके आपको रिस्क है, अदरवाइज आपको ये प्रीमियम मिला है ये आपको सेट ऑफ करेगा, आपके लॉस को, फ्यूचर के लॉस को ये सेट ऑफ करेगा। और अगर ऊपर जाती है मार्केट, सपोज कीजिए मार्केट हो गई 25,500, उस केस में भी आपको ये प्रीमियम 450 का प्रीमियम आपको प्रॉफिट के तौर पे मिल जाएगा। तो बेसिकली कवर्ड कॉल राइटिंग अगर हम हर महीने करते हैं, हर महीने करते हैं, और हमें 25% के आसपास का प्रीमियम मिलता है पूरे साल में, तो मार्केट अगर 10% भी गिरी तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, 25% से ज्यादा निफ्टी गिरेगी तब आपको लॉस होगा, और जिसके चांसेस कम है कि पूरे साल में 25% निफ्टी गिरेगी। भाई आपको अगर 40% निफ्टी गिर गई तो 15% का लॉस होगा, बट अगर 25% गिरी तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 25% आपने प्रीमियम कमा लिया। दूसरी बात, अगर निफ्टी गिरेगी तो विक्स और बढ़ जाएगी, तो ये जो हम मंथली ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि हमें अभी 24-25% का प्रीमियम मिल रहा है, ये प्रीमियम आपको 30-32% मिलने लग जाएगा, तो आपका डाउनसाइड 30% तक प्रोटेक्टेड रहेगा अगर मार्केट नीचे जाती है तो, और अपसाइड जाएगी तो उस केस में आपको प्रॉफिट 20 से 25% का कवर्ड कॉल राइटिंग में मिल जाएगा। तो आप हेज करके भी अपने आप को प्रॉफिटेबल इस स्ट्रेटजी के थ्रू रख सकते हैं। इसमें बेसिकली फ्यूचर लेना है और स्पॉट लेवल की कॉल ऑप्शन बेचना है। आप चाहो तो इसे हिस्टोरिकली बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डिस्कस करने के पहले 12 महीने को बैक टेस्ट कर लीजिए, लास्ट 12 महीने में अगर आपने ये स्ट्रेटजी की होती और मंथ टू मंथ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते तो आपकी क्या यील्ड की क्या रिटर्न बैठती, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी उससे आ जाएगा कि जो
आज आपने इस वेबिनार में सीखा है वो वाकई में क्या रिटर्न आपको यील्ड करती है। डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। एनएससी की वेबसाइट में हिस्टोरिकल डेटा सारा मिलता है, तो आप वहां पे हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो आपको सारा का सारा एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो सिंपल है कि 12 महीने का एक्सपायरी वाले दिन का आपको फ्यूचर का भाव, स्पॉट का भाव और उसका प्रीमियम निकालना है और उसको एक एक्सेल में नोट डाउन करना है और उसको बैक टेस्ट करके देखना है। आपको यील्ड समझ में आ जाएगी कि एक साल की क्या यील्ड आई, और अगर रिटर्न आपको दिखती है तो आप आगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कवर्ड कॉल बेसिकली ये स्ट्रेटजी वो होती है जो जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मेनली न्यूट्रल टू बुलिश, यानी हम उस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसमें व्यू हमारा ये है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगी, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है, डाउन ट्रेंडिंग नहीं है, और हम एट द मनी ऑप्शंस बेचते हैं। सेलिंग अ कॉल ऑप्शन ऑफ अ स्टॉक दैट यू ऑलरेडी ओन, यानी आप अगर इंडेक्स है तो कॉल बेच सकते हैं, रिलायंस है तो कॉल बेच सकते हैं, एचडीएफसी है तो कॉल बेच सकते हैं, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मार्जिन की हमें जरूरत होती है, और लॉस इसमें तभी होता है जब कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाए, 10%, 15%, 20% गिर जाए। तो ये स्टॉक के केस में हो सकता है, इंडेक्स के केस में जनरली ऐसा नहीं होता है। भाई स्टॉक तो रिलायंस भी गिर सकता है 10%, इन्फोसिस भी 10% गिर सकता है, तो वहां पे रिस्क हो सकता है, बट इंडेक्स के केस में कंपेरेटिवली कम रिस्क है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि जिसमें रिस्क कम है अगर हम स्टॉक्स में कवर्ड कॉल करना चाहते हैं, जिसमें एक एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई है, इन्फी है, एलटी है, टीसीएस है, आईटीसी है, भारती है, एक्सिस है, एसबीआई है, कोटक है। ये स्टॉक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनका जो बीटा है, मेनली क्या होता है, बीटा देखते हैं हम लोग, मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉक कितना मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड बीटा। इनका बीटा इज लेस देन 1.25, मतलब अगर 1.25 से कम बीटा है, अगर बीटा इज 1 यानी कि मार्केट अगर 1% मूव करेगी तो स्टॉक कितना मूव करेगा, ये बेसिकली बीटा बताता है लॉन्गर टर्म में। तो कुछ स्टॉक्स जैसे होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या कुछ डीएलएफ हो गया, ये सब का बीटा काफी हाई होता है, क्योंकि मार्केट अगर 2% गिरेगी तो ये स्टॉक 5%, 6% गिर जाते हैं। तो जिनका बीटा हाई होता है उनको हम अवॉइड करते हैं कवर्ड कॉल में, और जिनका बीटा लेस देन 1 है उनको हम कवर्ड कॉल के लिए वो बेटर स्ट्रेटजी मानी जाती है। जैसे एचयूएल है, एचयूएल का भी बीटा, और बीटा क्या हमेशा एक ही नहीं होता है, बीटा चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो आप ओवरऑल ये एनएससी की वेबसाइट में आपको बीटा वैल्यू मिल जाएगी, तो आप वहां से हिस्टोरिकल डेटा से बीटा देख सकते हैं कि पिछले महीने का बीटा स्टॉक का क्या रहा है, और उसके हिसाब से आप अगले मंथ की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसमें यह है कि हमें कॉल्स वो बेचनी चाहिए स्टॉक्स में जिसका डेल्टा 0.3 एंड 0.4 है, बीटा लेस देन 1.25 होना चाहिए, सफिशियंट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर के होने चाहिए, मंथली टारगेटेड रिटर्न आपका 2 से 3% यानी कि एनुअल 25-30% होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसे आप देख करके कवर्ड कॉल राइटिंग वाली स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटजी की, विच इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट का मतलब हो गया प्रोटेक्शन। जब लग रहा है मार्केट अनसर्टेन है तो हमें उस समय प्रोटेक्शन के लिए पुट ले सकते हैं, जैसे कि अभी इंडो पाक टेंशन है या 6 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा अनसर्टेन इवेंट जिसमें मार्केट में बड़ी मूवमेंट हो सकती है, एंड द मूवमेंट कुड बी मोर देन 2%। अगर 2% से ज्यादा की मूवमेंट लगती है उस समय हम प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप 2% से कम मूवमेंट पे प्रोटेक्शन करेंगे तो आपको प्रीमियम कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो प्रोटेक्शन का फायदा मिलेगा नहीं। तो जब भी हमें लगे कि नहीं 2% से ज्यादा का मूवमेंट आ सकता है और बहुत नियर टर्म में आ सकता है, उस केस में ही हमें प्रोटेक्शन पुट लेनी चाहिए। अदरवाइज हमें 1% का प्रीमियम देने का कोई भी लॉजिक नहीं है, विच इज नियरली, आप देख सकते हैं ऑप्शन प्रीमियम्स। अगर इफ इट इज मोर देन 1% प्रीमियम एंड द एक्सपेक्टेड मूव इज लेस देन 2%, लेस देन 2% का मतलब हो गया 500 पॉइंट से कम एक्सपेक्टेड मूव है। जैसे 1% हो गया अभी के मार्केट में 240 पॉइंट, 250 पॉइंट, तो 2% 500 पॉइंट से अगर कम एक्सपेक्टेड मूव है तो उस केस में हमें प्रोटेक्टिव पुट नहीं लेनी चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं।
और प्रोटेक्टिव पुट मतलब हम बेसिकली हमें पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन में पुट ले लेते हैं, या निफ्टी है तो उसके अगेंस्ट में हम नेकेड पुट ऑप्शन लेते हैं हेजिंग के ख्याल से। ये बेस्ट होगी, आप मंथली लें, वीकली ऑप्शंस की जगह मंथली ऑप्शंस लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें, क्योंकि वहां पे आपको टाइम वैल्यू रिस्क कम होगी। अगर आप लग रहा है कि नहीं आप 5% तक का रिस्क ले सकते हैं, इफ इन्वेस्टर को डिटरमाइन दैट दे आर विलिंग टू लूज 5%, कोई भी स्टॉक आपने लिया और 5% तक का आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो नॉर्मली प्रोटेक्शन हमें 5% से नीचे का करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नजदीक में जाएंगे तो प्रीमियम्स काफी मिलेंगे। तो नॉर्मली 4-5% तक का रिस्क एपेटाइट अगर हमारा डिलीवरीज में है, नॉट इन एफएनओ, एफएनओ में है तब तो 5% मार्जिन के हिसाब से बहुत हो जाता है, बट अगर हम पोर्टफोलियो में है और 5% तक का हम रिस्क लेने को तैयार हैं, तो उस केस में प्रोटेक्शन हमें हमेशा आपको जनरली 5% से नीचे की ऑप्शन अगर आप लेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, और आपका प्रीमियम कॉस्ट 0.25 के आसपास ही लगेगी, 25 पैसे के आसपास का हेजिंग कॉस्ट लगेगी। तो इस केस में आप प्रोटेक्शन 5% से नीचे आप कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव पुट और कवर्ड कॉल में फर्क यह है कि प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्शन के लिए होता है, कवर्ड कॉल प्रॉफिट बनाने के लिए होता है। कवर्ड कॉल अभी के सिचुएशन में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मार्केट माइल्ड बुलिश सिचुएशन में है, मार्केट ना अप ट्रेंड में है, ओवरऑल अप ट्रेंड है बट माइल्ड साइडवेज टू बुलिश है, तो ऐसे सिचुएशन में कवर्ड कॉल अच्छे से काम करेगी। और प्रोटेक्टिव पुट इसलिए अभी के सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी कोई अनसर्टेनिटीज ऐसी मार्केट में नहीं दिख रही है, तो मार्केट ओवरऑल डाउनसाइड रिस्क कम है, तो प्रोटेक्टिव पुट की बहुत ज्यादा अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दो बुक हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, मैं अब कंक्लूड करूंगा। ये दो बुक हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। एक तो द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज बोल के है, इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, हम लोग जनरली नेकेड ऑप्शन ही करते हैं, बट इसमें कई स्ट्रेटजीज हैं जो आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे मैंने तो एक केवल 3 स्ट्रेटजी के बारे में बात किया, मैंने बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड्स किया, मैंने प्रोटेक्टिव पुट के बारे में बात किया, कवर्ड कॉल किया, बट ये केवल 3 स्ट्रेटजी, ऐसी ऐसी आपको 100-150 स्ट्रेटजीज इस बुक में मिलेगी। और जो अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, अच्छी बुक है, आप रेफर कर सकते हैं। और आप और इसमें बेस्ट क्या है कि अलग अलग स्ट्रेटजी बाइफरकेट की हुई है कि अगर बुलिश मार्केट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, बियरिश लगती है तो क्या करना चाहिए, साइडवेज लगती है तो क्या करना चाहिए, एक्सपेंसिव प्रीमियम्स है तो क्या करना चाहिए, सस्ते प्रीमियम्स है तो क्या करना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन आप स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नॉलेज को तो जरूर इन्हांस कर सकते हैं। तो एक ये रिकमेंडेड बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस जी मैकमिलन की बुक है। लॉरेंस ने 3-4 बुक लिखी हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी जो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी हेवी बुक है, लेंदी है, धीरे धीरे आप पूरे 6 महीने साल भर में इसे अगर आप टाइम निकालेंगे तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है ये। तो ये दो बुक अगर आप स्टडी करते हैं तो आप ऑप्शंस के आपके बहुत हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप काफी आगे बढ़ सकते हो। तो ये दो रिकमेंडेड बुक है जो आप अमेजोन पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट रूम। मैं अब आपके क्वेश्चंस के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। By looking at option open interest, can you tell about BRS and bullish OI? Yes. उसके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑप्शंस के ओआई को देख के बुलिश एंड बियरिश डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम पीसीआर डेटा को फॉलो करते हैं, और मैंने कई वेबिनार्स, कई वीडियोस उसके ऊपर बनाए हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हम पीसीआर डेटा को यूज करके बुलिश एंड बियरिश सिचुएशन निकालते हैं। और ये डेटा 65-70% काम करता है, बट वही है कि टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होगी तो आपको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट आप डायरेक्शन पकड़ लोगे कि क्या मार्केट का डायरेक्शन है। और 65-70% ये एक्यूरेसी देता है। तो आप ओआई का डेटा, ऑप्शन ओआई का डेटा देख के बुलिश एंड बेरिश सिचुएशन निकाल सकते हैं, और ये अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और आप बहुत सारे वीडियो मेरे गूगल में अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। वीवैप के बारे में पूछ रहे हैं कि आप वीवैप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वीवैप मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर से मैं बोलूंगा कि यूट्यूब में जा करके विथ ग्राफ एंड विथ एक्सप्लेनेशन मैंने पूरे अच्छे से समझाया है
ये आप समझ सकते हैं। एक नई वीडियो और आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, उसमें भी मैंने कुछ लाइव एग्जांपल्स लेके समझाया है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे नितिन मुरार का एसएमसी ग्लोबल, आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप वीवैप है, पीसीआर रेशियो, इनको समझ सकते हैं विथ एग्जांपल्स। तो वहां पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं। विच स्पॉट प्राइस, पीसीआर प्राइस सी होल डे, कैन यू सर से अबाउट स्टॉक ऑप्शन। सर स्टॉक ऑप्शंस के बारे में हम लोग एक कुछ नया वेबिनार करेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन अपने आप में काफी लेंदी टॉपिक है और उसमें कई चीजें हमें समझने की चीज है। स्टॉक ऑप्शन का बिहेवियर इंडेक्स ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। इंडेक्स ऑप्शंस वीकली है और स्टॉक ऑप्शंस मंथली है। तो मंथली ऑप्शंस का बिहेवियर डिफरेंट होता है, इंडेक्स और वीकली ऑप्शंस का बिहेवियर डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ कैरी भी मंथली में कंपेयर टू कम होती है, वीकली में ज्यादा होती है। तो उनका बिहेवियर पैटर्न सारा कुछ डिफरेंट है। तो उसके ऊपर हम लोग एक वेबिनार करेंगे जिसमें डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अ, सर अनुज भार्गव, जी अनुज सर जी। सर क्वेश्चन आ रहा है कि अ, जो अपन कवर्ड कॉल लेते हैं तो उसमें हम लोग को एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, या फिर रोल ओवर ही एक ऑप्शन है अगर आप करना चाह रहे हैं तो, देखिए अगर कवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो। कवर्ड कॉल इंट्राडे नहीं चलेगी। उसमें बेसिकली हम ये मान के चलें कि हम हर महीने कर रहे हैं और हमें 24% का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, निफ्टी में आप ये मान रहे हैं कि आपको 24% का प्रीमियम मिल रहा है और पूरे साल में 24% से ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगी। फिर भी अगर रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो जितने का आपने प्रीमियम रिसीव किया है, जितने का आपने प्रीमियम, सपोज किया 450 रुपए का आपने प्रीमियम रिसीव किया, तो मार्केट अगर 350 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे चली जाए या कुछ ट्रेंड वैसा चेंज होने लग जाए तो आप काट के निकल सकते हैं। वो फिर टेक्निकल लेवल्स न्यूज फ्लो पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मली जो मैंने बैक टेस्ट किया, मैंने हिस्टोरिकली बैक टेस्ट किया और उसमें सिंपल प्लेन वैनिला रखा कि भाई हम निफ्टी को की कॉल बेच देते हैं और प्रीमियम उसमें बेसिकली आपको साल का 24% के आसपास मिलना चाहिए। ये देख करके चलना है। अगर आप 100 सवा 100 रुपए में प्रीमियम बेचेंगे तो फिर उसमें अगर प्रीमियम आपको 24% साल का नहीं मिल रहा है तो फिर वाइबल नहीं है। अगर 12% मिल रहा है तो वाइबल नहीं है। बट अगर आपको 20 से 24% मिल रहा है तो फिर ये वाइबिलिटी है, क्योंकि 20% का डाउनसाइड निफ्टी में होने का मतलब है 24,000 इंटू 20%, यानी कि आप मान के चलो कि 5-6 हजार निफ्टी में डाउनसाइड, यानी कि वो उसके चांसेस इवन 10% भी नहीं है कि निफ्टी यहाँ से 7-8 हजार पॉइंट गिर जाए। तो उस केस में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी अगर हम रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप एक स्टॉप लॉस, जो प्रीमियम आपने रिसीव किया 400 पॉइंट का, वो अगर उससे ज्यादा गिरती है तो वहां पे आप स्टॉप लॉस काट के निकल सकते हैं। ये एक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हैं। सर इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि कवर्ड कॉल के साथ अगर हम पुट ले लेते हैं एट द मनी, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं नहीं नहीं, कि। उसमें उसमें आपका पुट लेंगे तो आपका क्या है ना, पुट की भी कॉस्ट लग जाएगी। तो उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो पुट तब है जब कुछ अनसर्टेन लग रहा है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा अगर सेफ्टी चाहते हैं तो आउट ऑफ मनी पुट ले सकते हैं। जैसे एट द मनी लेंगे तो आपने कॉल जो बेचा है उसका सारा प्रीमियम आपका पुट ऑप्शन ले जाएगा। तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, केवल सेफ्टी होगी। बट आप अगर ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं रिस्क को एक मैनेज करना है, तो 300-400 पॉइंट नीचे की आप पुट ले सकते हैं जो आपको सस्ती मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी वो। तो उससे आपका प्रोटेक्शन बन सकता है थोड़ा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने बुल स्प्रेड्स की बात करी, तो किस वॉलेटिलिटी, बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड पर किस वॉलेटिलिटी पर हम लोग उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो स्प्रेड्स में। हाँ, रेशियो भी अच्छी स्ट्रेटजी है। 1:2 हो गया रेशियो का मतलब। कई लोग रेशियो 1:3 भी कर लेते हैं, तो 1:3 वाला रिस्की काम है। यानी एक कॉल लेकर के आपने 2 कॉल बेच दी, जिसे हम कॉल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। और 1:1 लेके 3 बेच दी, उसे हम कॉल रेशियो बोलते हैं। तो कई बार ब्रोकन रेशियो भी होता है, यानी कि आपने 24,500 ले ली, 24,700 की कॉल ले ली और एक 24,800 बेच दी और एक 25,000 बेच दी। तो इसे हम ब्रोकन रेशियो बोलते हैं। तो एक सिंपल रेशियो से अच्छा ब्रोकन रेशियो अच्छा होता है। ब्रोकन रेशियो में हम क्या करते हैं,
ये सब सारी स्ट्रेटजी आपको देखिए इस बुक में मिलेगी। तो बेहतर है, जैसे हम क्या करते हैं, एक हो गया रेशियो 24,000, हमने 800 की कॉल ऑप्शन खरीद ली, एक लॉट ले ली, 1 लॉट, और हम 24,000 मान लीजिए 900 की हमने 2 लॉट बेच दी, जिसे हम कॉल रेशियो बोल दिए 1:2। इससे बेहतर क्या है, आप 24,800 खरीद लो, इसे हम लैडर भी बोलते हैं, ब्रोकन की जगह लैडर भी आप बोल सकते हैं। 24,800 आपने खरीद ली, 24,900 की एक बेची, और 25,000 की आपने एक बेच दी, या आप 25,100 की एक बेच दो, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रीमियम है तो आप दूर की बेचेंगे तो आपको सेफ्टी भी मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी जल्दी मिलेगा। अगर आप यही दो बेच देंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट एमपीएम लॉस आ जाएगा। तो बेटर है लैडर कर सकते हैं, जिसे हम ब्रोकन रेशियो भी करते हैं। और इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको अच्छा ही है, प्रीमियम ज्यादा मिलेगा तो रिस्क कम होगा। करंट सिचुएशन में एक्सपेंसिव प्रीमियम है, तो बाहर की आप अगर रेशियो करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। 24,800 लेके 25,100 की दो बेच दें, वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू कि आप 24,900 की बेचें, क्योंकि हाई विक्स में आउट ऑफ मनी रेशियो इज मोर वाइबल कंपेयर टू एट द मनी रेशियो। ठीक है। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बुल स्प्रेड को लेकर कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कॉस्ट कितना हमको देना चाहिए। देखिए एट द मनी की कॉस्टिंग नॉर्मली 40-45 रुपए के आसपास होती है, ये आप करते करते भी समझ में आ जाएगा। और अगर बियर में जाएंगे, बियर पुट स्प्रेड में, तो 35-36 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग होती है। यानी कि जो कॉस्टिंग होनी चाहिए, जो पूरे डिफरेंस जो आप कर रहे हैं, पूरे डिफरेंस का अप्रोक्सीमेटली 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टिंग होता है एट द मनी का। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मैच होना चाहिए। आप पुट में जैसे मान लीजिए आप अगर बना रहे हैं 100 पॉइंट का डिफरेंस, तो आपको 1/3 के आसपास की कॉस्टिंग सबसे अच्छी कॉस्टिंग है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का स्प्रेड बना रहे हैं, तो 40 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। तो 40 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है तो ये 1/3 से थोड़ी ज्यादा हो गई। अगर आप 200 पॉइंट की कॉस्टिंग बना रहे हैं तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए कि 1/3 से लेके 1.45, यानी 1/3 से 1.45 के बीच में कॉस्टिंग होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो एक्सपेंसिव है, और अगर उससे कम है, 1/3 या 1/3 से कम है, तो वो सस्ती है। चाहे कोई भी स्प्रेड बना ले, अगर आप 200 पॉइंट बना लें तो 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है 200 पॉइंट, और उसका 1/3 कितना आया, 1/3 आ गया 200 का करीब बस 65 आया, तो आप देखेंगे आपकी स्प्रेड 67-68 में बनती है। अगर 300 पॉइंट का स्प्रेड है, सपोज आपने 24,700 लेके 25,000 बेच रहे हैं, तो ये 300 पॉइंट का स्प्रेड है, तो 300 पॉइंट का 1/3 हुआ करीब 100 रुपया। तो आपकी जो स्प्रेड बनेगी आप देखिएगा यही बनेगी, 190 रुपए के आसपास बनेगी। तो 1/3 के आसपास की कॉस्टिंग है, तो ये आपकी सही कॉस्टिंग है। 1/3 से ज्यादा है तो एक्सपेंसिव है। क्लियर अनुज जी? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बेटर क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड। देखिए अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, आप फटाफट चार्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, तो फिर तो क्रेडिट स्प्रेड बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ टाइम वैल्यू का फायदा मिलता है। डेबिट स्प्रेड में क्या है, डेबिट स्प्रेड में आपका थीटा का रिस्क है, बट डेबिट स्प्रेड में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होता है। मतलब कि क्रेडिट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली नजदीक वाली कॉल बेच देंगे और दूर वाली कॉल खरीद लेते हैं, जिसे हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, यानी हम प्रीमियम लेते हैं। अब उसमें क्या है कि आपको प्रीमियम 40 रुपये आएगा और रिस्क आपका 60 पॉइंट का रहेगा, जस्ट अपोजिट टू द डेबिट स्प्रेड। तो अगर आप राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्रेडिट स्प्रेड बेहतर है, और अगर आपको बुलिश लग रही है तो पुट से बनाइए, और अगर बियरिश लग रही है तो कॉल से बनाइए। और अगर आपसे सिंपल आप ऑप्शन बायर हैं, आपका ऑब्जेक्टिव बाइंग बाइंग मेंटेलिटी है ऑप्शन बाइंग का, तो फिर आप डेबिट स्प्रेड करें तो वो ज्यादा बेहतर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात में आ रहा है कि आप हमेशा ऑप्शन जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन ओआई की बात करते हैं, तो हम लोग फ्यूचर ओआई का किस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप का, इस तरीके से कैसे एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं। देखिए फ्यूचर जो मार्केट में काम होता है, जो मैंने देखा है, सारा का सारा मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन तो एक्सपायरी के समय ही बन जाती है। और बाकी दिन छोटा छोटी पोजीशन बनती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता नहीं है निफ्टी में। जो मेनली काम हो रहा है आजकल वो सारा ऑप्शंस के थ्रू ही हो रहा है, और या तो स्टॉक्स में काम हो रहा है। निफ्टी के इनहेरेंट फ्यूचर्स में पहले बहुत काम होता था, बट अब क्या है,
जो पोजीशंस बन रही है वो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता नहीं है निफ्टी में। आप देख लीजिएगा, आप हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं और आप आने वाले समय में भी डेटा देखिएगा। बैंक निफ्टी में 1-1.5 लाख शेयर का, और निफ्टी में 3 लाख 4 लाख, तो इतने बड़े मार्केट में अगर जहाँ पे 1 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है तो 2-3% का ओआई चेंज हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजिशनल काम निफ्टी फ्यूचर में तो नहीं हो रहा है, जो सारा का सारा काम जो हो रहा है वो निफ्टी ऑप्शंस में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे काम हो रहा है हमें वही डेटा रिलेवेंट है हमारे लिए, और वो डेटा लेस रिलेवेंट है। और दूसरी बात, रेलेवेंट क्या है? रेलेवेंट है आपको स्टॉक का डेटा, स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। तो एक हम जो क्वेश्चन है कि हमें इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखना चाहिए, तो वो नहीं देखना चाहिए, वो अभी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे काम ही नहीं हो रहा है, सारा का सारा ऑप्शंस में काम हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट है, वहां पे मूवमेंट है। अंडरलाइंग जरूर आपका निफ्टी है, बट निफ्टी को मूव करने के लिए रिलायंस मूव होगा, एचडीएफसी होगा, तो फिर वहां का आपको देखना चाहिए कि वो उसका ओआई कैसे चेंज हो रहा है। अगर वहां पे एचडीएफसी में बहुत अच्छा ओआई बन गया, लॉन्ग बिल्डअप है और एचडीएफसी पॉजिटिव है, तो वो निफ्टी पे इम्पैक्ट डालेगा। रिलायंस में लॉन्ग बिल्डअप है तो रिलायंस निफ्टी पे इम्पैक्ट डालेगा। आईसीआईसी बैंक में लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है तो वो इम्पैक्ट डालेगा। तो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, हमें निफ्टी के फ्यूचर्स का ओआई देख सकते हो, बट उससे ज्यादा रेलेवेंट आपके लिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसका ओआई है। और उसका फॉर्मूला है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। ये 4 कंडीशन है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। आपको इसके फॉर्मूलेज गूगल में मिल जाएंगे। ये 4 कंडीशन, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ये चारों की कंडीशन आप देख करके फिर वहां पे स्टॉक्स का इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। जी अनुज जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीमियम्स को लेकर आ रहा है कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि कभी तो 100 रुपए के प्रीमियम्स भी हमको उतना एडवांटेज नहीं दे पाते जितना कि 30-40 रुपए का प्रीमियम दे देते हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको किस पॉइंट पर कितना प्रीमियम देना चाहिए अगर हम नेकेड बाय करते हैं तो? देखिए, करंट सिचुएशन में नेकेड ऑप्शंस तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार, आप बोलो ट्रेड करना नहीं चाहिए तो आप रिकमेंडेशन क्यों देते हैं? भाई वो तो देना ही पड़ेगा। आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप अगर नहीं दोगे तो वो काम नहीं चलेगा, आपको ट्रेड देना पड़ेगा। अब ये है कि ट्रेड को सही फाइंड करना पड़ेगा और कम से कम रिस्क के साथ फाइंड करना पड़ेगा। जो आपका क्वेश्चन है कि करंट सिचुएशन में हमें कैसे एंट्री करें, तो एक तरीका है कि इतना एक्सपेंसिव प्रीमियम लेना वाइबल नहीं है। अगर लेना होगा तो मैं हेजिंग ही करूंगा, मैं बुल या बियर करूंगा। बट अगर मुझे नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड कराना है तो उस सिचुएशन में आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि क्या डेटा बना। नंबर वन, डेटा बनने के बाद जैसे हम लोग वीवैप यूज करते हैं, और वीवैप पे अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो लेके फटाक से प्रॉफिट बुक करके निकलो, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो वो टाइम वैल्यू डिके खा जाएगा। तो जैसे फ्राइडे को ही आप देखिए, हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, 10-15 रुपए मिल रहे हैं, फिर वो टाइम वैल्यू डिके हो जा रही है, तो प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, आउट ऑफ मनी की जगह आपको एट द मनी में जाना पड़ेगा। रिस्क उसमें ज्यादा है, आउट ऑफ मनी की जगह एट द मनी में जाना पड़ेगा। मूवमेंट मिला, फटाक से प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। तो बेसिकली इंट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रीमियम्स एक्सपेंसिव है तो इंट्री आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट में वीवैप मिलना चाहिए, डेटा मिलना चाहिए, और वहां से रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर ये सिचुएशन मैच होती है तो उस केस में आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि राइट इंट्री सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा, और उस समय एट द मनी को लेके छोटा प्रॉफिट बुक करके फटाक से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे समय तक रुकेंगे तो फिर वो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। जी अनुज जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन है लेकिन ये है कि स्कैल्पिंग साइडवेज मार्केट में अगर हम लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आपके हिसाब से वो सही स्ट्रैटेजी है या फिर मोमेंटम का वेट करें? नहीं, देखिए, ऑप्शन में स्कैल्पिंग हमेशा नहीं हो सकती। ऑप्शन तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही है। स्कैल्पिंग अभी क्या है कि स्कैल्पिंग के चक्कर में हमारा टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग अभी वाइबल नहीं है। ऑप्शन एक तरीके का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिसमें ट्रेंड में प्रॉफिट मिलता है। एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर का डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हो गया। बायर अगर मान लीजिए छोटा छोटा 10-10 रुपया खाएगा तो वो बड़ा मूव छूट जाएगा। तो ऑप्शन बेसिकली एक तरीके का ट्रेंड का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कम कैपिटल लगा के बड़ी मूव हमें मिलती है। बट क्या है कि अब क्या है कि करंट सिचुएशन में दिक्कत यह है कि प्रीमियम इतने ज्यादा हैं तो मार्केट में ट्रेंड नहीं आ रहा है। ट्रेंड नहीं आ रहा है क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं उनको प्रॉफिट ही टाइम वैल्यू डिके से मिल रहा है, तो ट्रेंड डेवलप नहीं हो पा रहा है। ट्रेंड डेवलप होता है फिर फिजल आउट हो जाती है, क्योंकि वहां पे मार्केट में
वो प्रीमियम्स कैप्चर हो रहे हैं। और जो बड़े स्टॉक्स हैं वो सारा का सारा पोर्टफोलियो में बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड्स के पास ही है। HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, इन सब की जो होल्डिंग है, अगर सपोज कीजिए मेरे पास 500 करोड़ का इन्फोसिस है, 500 करोड़ का TCS है, 500 करोड़ का सारा निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, और मैं एक हेज फंड हूँ जो बिलियंस में प्रॉफिट बनाता हूँ, तो मार्केट में प्रीमियम्स को कैप्चर करना बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, आप रिलायंस ऊपर गया मार्केट, रिलायंस बेच दीजिए, फिर नीचे आया फिर वापस रिलायंस खरीद लीजिए, फिर HDFC बेच दीजिए, ऊपर गया तो नीचे आया तो फिर HDFC खरीद लीजिए, तो वो प्रीमियम आप, और अल्टीमेटली आप प्रीमियम कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके से करंट सिचुएशन एक्सपेंसिव प्रीमियम से यहाँ पे स्कैल्पिंग करना वाइबल नहीं है। सर लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे सर। ये मतलब इतना कॉमन तो नहीं है, बट लोग जानना चाह रहे हैं इस बारे में कि एक्सपायरी वाले दिन जब हम हेज या स्प्रेड स्ट्रैटेजी लेते हैं तो गामा ब्लास्ट से क्या इफेक्ट उसमें पड़ता है। देखिए गामा मतलब क्या हुआ, वो बताता है कि डेल्टा कितना मूव करेगा। जैसे एक तो होता है डेल्टा, डेल्टा बताता है कि ऑप्शंस कितनी मूव करेगी अगर अंडरलाइंग मूव करेगा, तो गामा बताता है कि आपका डेल्टा कितना मूव करेगा। तो डेल्टा गामा ब्लास्ट जनरली एक्सपायरी वाले दिन होता है, और लास्ट एक्सपायरी में भी हुआ था गामा, और अभी इस एक्सपायरी में भी हुआ था लास्ट के 1 घंटे में गामा ब्लास्ट। गामा ब्लास्ट मतलब हो गया कि ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम खत्म हो गए और अचानक से एक डायरेक्शन में मार्केट 100 200 300 पॉइंट मूव कर गई, उसे हम गामा ब्लास्ट बोलते हैं। अब गामा ब्लास्ट आपको बेसिकली इसका इंडिकेशंस कभी कभी मिलता है। अगर सपोज कीजिए एक्सपायरी वाले दिन डेल्टा और गामा, आप दोनों देख सकते हैं, आपको ग्रीक्स मिल जाएगा। अगर गामा डिक्रीज नहीं हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन, सपोज कीजिए डेल्टा है 0.5 और उसका गामा आ रहा है से 12 आ रहा है गामा, और जैसे जैसे मार्केट ट्रेड हो रही है गामा रिड्यूस नहीं कर रहा है, गामा इनफैक्ट 12 से 13 हो गया, 14 हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो इंडिकेट कर रहा है कि देयर कुड बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, गामा ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें एक्सपायरी वाले दिन ये ध्यान देना होगा कि जो गामा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है धीरे धीरे विद द टाइम, और गामा इज एक्सपेंडिंग। तो अगर गामा एक्सपैंड कर रहा है विथ टाइम, यानी कि मार्केट 9:15 बजे खुली, तो उस समय क्या गामा था, 11 बजे क्या गामा था, 12 बजे क्या गामा था, 1 बजे क्या गामा था, इफ द गामा इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, देन देयर इज अ चांसेस दैट द गामा कैन ब्लास्ट। तो इस तरीके से आप गामा ब्लास्ट को पकड़ सकते हैं। अनुज जी, अ, बैकग्राउंड सर में आवाज आ रही है। हाँ सर। सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक ऑब्जर्वेशन है, आप पता नहीं कि इसका आंसर किस तरीके से होगा, बट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लोगों ने ये देखी है कि बैंक निफ्टी में कल 56,000 के लेवल पर कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट काफी हैवी था। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, या इसका एडवांटेज हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए 56,000 की कॉल एंड पुट में दोनों ओपन इंटरेस्ट था, हाईएस्ट था, इसका मतलब मार्केट ये देख रहा है कि एक्सपायरी 56,000 के आसपास हो सकती है वीकली वाली। क्योंकि क्या है, मार्केट में 56,000 की कॉल पुट का प्रीमियम निकाल लो कितना परसेंट है, और एक्सपायरी के बचे हैं 4 दिन, और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे को, इसका मतलब मार्केट ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, और मार्केट का व्यू पॉजिटिव है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। और 56,000 का लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में रोल ओवर के बाद वीकली ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं चार्ट में वीकली ब्रेकआउट हुआ है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो जो आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है आंसर उसमें यही है कि निफ्टी मूव कर सकती है। 1 मिनट, ये देखिए मैंने अभी आपके सामने ग्राफ खोला है। मेरे ग्राफ दिख रहे हैं अनुज जी? हाँ सर, दिख रहा है सर। ये देखिए ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी दिख रहा है 55,749 के आसपास बंद हुई है। क्लियर? ये दिख रहा है, हाँ ये सर। देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल है, वीकली। ठीक है, 3 वीक से हम देख रहे हैं ये क्लोजिंग और ये हायर क्लोजिंग है, ये ब्रेकआउट हुआ है वीकली कैंडल का। करेक्ट? तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली ये जो क्लोजिंग है 55,770 के आसपास की क्लोजिंग है,
और ये हम स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं, क्योंकि क्लोजिंग तो स्पॉट से ही होगी। और ये पॉजिटिव दिखने के कारण पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी आपकी 56,000 के आसपास आएगी। और जैसा कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 56,000 की कॉल एंड पुट दोनों जीरो हो जाएगी। और अगर आप इस स्ट्रैडल की वैल्यू देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 3% का तो प्रीमियम हो गई। तो 3 से 4% का प्रीमियम बड़े हैंड्स को मिल जाएगा। यानी साल का फिर देख लीजिए 40 से 50% का प्रीमियम हो गया, और केवल 4 दिन बचे हैं। तो मार्केट, मतलब अगर मार्केट को मैं आधे % की रेंज में मार्केट अगर रह जाए, आधे% में, तो मुझे गेन कितना होगा? मुझे 4% गेन होगा अगर मार्केट आधे% की मूव दे। तो कितना अच्छा सिचुएशन है कि मार्केट को अगर आधे% की मूव मिले तो मुझे 4% का गेन हो। तो इससे अच्छा और क्या होगा अगर स्ट्रॉन्गर हैंड जिन्होंने ऑप्शन राइटिंग करी है। तो इसलिए आपने देखा होगा 56,000 की कॉल एंड पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और अब आने वाला 3-4 दिन बताएगा कि मार्केट क्या करती है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 56,000 के आसपास एक्सपायरी दे देगी और ये सारे प्रीमियम 4% खत्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। काफी कॉमन क्वेश्चंस भी थे, काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे लोगों की पोजीशंस के बारे में, तो उसको हम लोग शायद डिस्कस नहीं करेंगे। और जिन लोगों के भी क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि उनके आंसर नहीं हुए हैं, तो टाइम की अवेलेबिलिटी देखते हुए शायद हो सकता है कि क्वेश्चंस नहीं लिए गए हों। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, बट टाइम कंस्ट्रेन है। तो लास्ट में बस जाते जाते कि आपका नेक्स्ट वीक का निफ्टी का क्या व्यू रहेगा? अपसाइड कितना है और डाउनसाइड कितना है? थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल पाए तो फिर उस देखिए, क्लोजिंग मुझे ऐसा रिमार्क के लगता साथ है हम क्लोज कि करते पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है 6 तारीख को। तो आरबीआई की एक तो पॉलिसी है, और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूव करनी चाहिए। और निफ्टी ओवरऑल फ्राइडे को स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, बट मंडे को अभी तो एसजीएक्स निफ्टी 60-65 पॉइंट ऊपर है, और बैंक निफ्टी में जैसा स्ट्रेंथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव मूव मिलेगी। और आरबीआई की पॉलिसी के पहले एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिलनी चाहिए। तो 3-4 दिन का व्यू पॉजिटिव है, बाकी जैसा डेटा बनेगा मंडे ट्यूसडे उसके हिसाब से हम ट्रेड्स लेंगे। बट करंट सिचुएशन को और वीकेंड डेटा को एनालाइज करते हुए लग रहा है, और रोल ओवर डेटा वगैरह सब देखते हुए समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव मूव बननी चाहिए इस वीक में। जो 6 तारीख को पॉलिसी है उसके पहले पहले पॉजिटिव मूव बन सकती है, लेड बाय बैंक निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ नाइस सेशन। बहुत बढ़िया तरीके से आपने और इजी वे में समझाया कि किस तरीके से हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं वॉलेटिलिटी का। और आपसे हमेशा ही ये उम्मीद रहती है कि आप एजुकेशनल जो वेबिनार्स हैं वो लेकर आएं, और नेक्स्ट हम लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो यही रहेगा कि कोई नया टॉपिक पर, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप इजी वे में समझा पाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो धन्यवाद इसी के साथ, और आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश यही रही कि आज के सेशन में आपको ट्रू पिक्चर, सही इंफॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आने वाले समय में हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपीरियंस, नई लर्निंग के साथ, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।